जय हिंद दोस्तों। मिशन यूपी बोर्ड 100 में 100 में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कक्षाओं में क्लास 11 सेट चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 तक के सभी थ्योरीज और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को हम लोग हल कर चुके हैं। आज एक नए प्रश्नावली 1.4 में हम लोग कुछ नई चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट पढ़ेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में अध्ययन करेंगे। वेन आरेख, यूनियन को, इंटरसेक्शन को और अंतर को, डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब सम्मिलन, सर्वनिष्ठ और अंतर, ये सभी चीज़ें सेट के अंतर्गत पढ़ेंगे और उसको वेन आरेख के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वेन डायग्राम है क्या। वेन आरेख, वेन डायग्राम, देखिए समुच्चय के अंतर्गत जो भी हम संबंध पढ़ चुके हैं, संबंध जैसे पढ़े समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का सम्मिलन या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जो हम आगे पढ़ेंगे उन्हीं को डायग्राम के माध्यम से, रूपरेखा के माध्यम से प्रदर्शित करना वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम में हम U की बात करते हैं और U से जुड़े हुए सेट्स की बात करते हैं। तो हम जब भी वेन डायग्राम बनाएंगे तो U को हम लोग एक आयत का सिंबल में यूज करेंगे और U के अंतर्गत जो भी सेट लेंगे A, B तथा C, उसको हम लोग एक सर्किल के द्वारा डिनोट करेंगे। सर्किल के द्वारा इसको अगर कहना A, B, C, कहने का मतलब ये है कि समुच्चय में जो भी हम संबंध पढ़ चुके हैं, संबंध जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन तथा अंतर, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ तथा अंतर, उन सभी का वेन आरेख मतलब डायग्राम के द्वारा प्रदर्शन वेन आरेख कहलाता है। वेन आरेख में हमको क्या चाहिए? यूनियन चाहिए, यानी सार्वत्रिक समुच्चय, वेन आरेख में हमें क्या चाहिए? यू चाहिए। यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय चाहिए और इसके सबसेट चाहिए। तो यू को, वेन आरेख को बनाते समय सबसे पहले हम यू को एक आयत के सिंबल द्वारा प्रयोग करेंगे तथा इसके जुड़े हुए जो सेट्स होंगे A, B, C, उनको एक सर्किल के द्वारा डिनोट करते हुए इनको वेन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि देखिए वेन आरेख, वेन आरेख समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जिन्हें वेन आरेख कहते हैं। वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यू को प्राय एक आयत द्वारा तथा उसके उप समुच्चय के अंतर्गत मान लीजिए A आता है, B आता है, तो इनको एक सर्किल के द्वारा जैसे ये A वाला सर्किल है, B वाला सर्किल है तथा इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। अब हमको इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय की संक्रियाएं, समुच्चय की संक्रियाओं के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना है दो समुच्चय का सम्मिलन यानी कि पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट यानी कि ऑपरेशन ऑन सेट, समुच्चय के संक्रियाओं के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? यूनियन ऑफ सेट यानी कि दो समुच्चयों का सम्मिलन पढ़ना है। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ना है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट यानी समुच्चयों को सर्वनिष्ठ के बारे में जानना है। फिर क्या पढ़ना है?
दो समुच्चयों का अंतर पढ़ना है, यानी कि डिफरेंस ऑफ द सेट्स या डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ने कंप्लीमेंट, किसी भी समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि हम अभी बता दिए, हमको क्या पढ़ना है, समुच्चय का सम्मिलन पढ़ना है, समुच्चय का सम्मिलन पढ़ना है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ पढ़ना है, समुच्चयों का अंतर पढ़ना है, समुच्चयों का पूरक पढ़ना है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसके डिफिनीशन जानेंगे, इससे एग्जाम्पल्स करेंगे और उसको वेन डायग्राम के माध्यम से भी समुच्चय का सम्मिलन पढ़ेंगे, समुच्चय का सम्मिलन। यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यदि सम्मिलन की बात करें, मतलब यूनियन की बात करते हैं, यूनियन का मतलब होता है एक से अधिक सेट। यदि मान लीजिए अभी दो सेट कोई है, ए तथा बी कोई दो सेट है, तो इनके यूनियन को हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी। ये यूनियन वाला सिंबल है, यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय वाला सिंबल नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी। यदि ए और बी कोई दो सेट है तो उनके यूनियन को, इसके सम्मिलन का ए यूनियन बी से लिखते हैं, मतलब ऐसे लिखते हैं। इसमें इसको परिभाषित कैसे करते हैं, ए और बी के सभी अवयव, दो एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इंक्लूडिंग कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय, इनके अंतर्गत आने वाले कॉमन अवयवों को लेते हुए, इसको हम लोग अगर सिंबॉलिक फॉर्म में, प्रतीकात्मक भाषा में इनको अगर डिनोट करना हो तो ए यूनियन बी में कोई यक्स इस प्रकार से होगा कि यक्स ए का भी होगा या यक्स बी का भी होगा। इसको देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ए बराबर मान लीजिए 1 2 3, बी बराबर 2 4 5, तो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के सभी अवयव लेंगे, उनमें जब हम सभी अवयव लेंगे तो 1 2 3 लेंगे, फिर यहाँ से क्या लेंगे, 2 तो इसमें ले चुके तो 2 नहीं लेंगे, फिर 4 लेंगे, 5 लेंगे। यानी ए और बी के सभी अवयव लेंगे, इनके अंतर्गत जो कॉमन अवयव हैं उनको एक ही बार लेंगे, क्योंकि समुच्चय के अंतर्गत एक ही अवयव को हम लोग दो बार नहीं लिखते हैं। हमारे कहने का मतलब ए यूनियन बी में ए के भी अवयव होंगे या बी के अवयव होंगे, ए के अवयव होंगे या बी के अवयव होंगे। इसी चीज को लिखा गया है कि ए यूनियन बी बराबर यक्स में इस प्रकार अवयव होंगे कि ए के होंगे या बी के होंगे। अगर हम कहें कि यक्स ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब ये होता है कि यक्स बिलोंगिंग टू ए या यक्स बिलोंगिंग टू बी। तो इसको ध्यान रखना है। अगर हम कह दें कि यक्स ए यूनियन बी में है, ए और बी के सम्मिलन में है, यूनियन में है, तो ये इंप्लाइज करेगा, मतलब बतलाएगा। ये सिंबल क्या कहता है, बतलाएगा। यक्स ए यूनियन बी में है तो ये बतलाएगा कि यक्स ए में होगा या यक्स बी में होगा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके हैं। अगर हम कह दें कि नोट में अगर कुछ चीज़ें यहाँ ऐड करना चाहें, अगर हम कह दें कि ए बी का सबसेट है, हम लोग पढ़ चुके हैं सबसेट के बारे में, किसी सेट के सबसेट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी बराबर कुछ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बी होगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ए बराबर 1 2 ले लीजिए, बी बराबर ले लीजिए 1 2 3। देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में या तो ए के अवयव होंगे या तो बी के अवयव होंगे। दोनों का कॉमन अवयव जो है एक बार लिखेंगे। ये क्या देख रहे हैं, ए यूनियन बी क्या है, कुछ नहीं है बल्कि क्या है, बी है। तो जब ए बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी हमेशा जो बड़ा हो, जो सुपर सेट हो। स्वाभाविक सा ए और ए यूनियन बी में वे सभी अवयव को लेते हैं जो दोनों में है, तो बी को जब ले लेंगे तो ए का ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, यानी ए के सभी अवयव बी में मिल ही जाएंगे। तो हम बी का ले लिए तो ए यूनियन बी मतलब ए का ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ए बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी बराबर बी होता है। अगर हम बात करें ए यूनियन फाई,
मतलब ए और इम्पटी सेट, कोई सेट ए और उसके इम्पटी सेट का यूनियन क्या करेंगे, यूनियन में कोई अवयव है ही नहीं, ए के सारे अवयव ले लेंगे तो वही हो जाएगा ए यूनियन फाई। अगर हम बात करेंगे ए यूनियन यू, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सभी समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है, यानी कि इसके अंतर्गत जो भी समुच्चय होते हैं इसके सबसेट्स होते हैं। तो यानी कि ए यू का क्या हो गया, सबसेट है। तभी हम बताए हैं कि ए जब कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है तो ए यूनियन बी बड़ा वाला आता है, यानी कि यू आता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जब यूनियन सम्मिलन के बारे में पढ़ चुके तो हम लोग क्या इससे जुड़े हुए प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज के अंतर्गत देखिए क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑन यूनियन, सम्मिलन पे, सम्मिलन के गुणधर्म, सम्मिलन के गुणधर्म। गुणधर्म में हम लोग पहला पढ़ेंगे ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। इसका मतलब ये होता है कि कोई दो सेट ए ले बी ले और उसको ए का बी के साथ यूनियन करे या बी का ए के साथ यूनियन करे। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि यूनियन मतलब सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का समुच्चय पर पालन करता है। इसको समझ सकते हैं। ए बराबर मान लीजिए 1 2 है, बी बराबर 3 4 है, तो ए यूनियन बी निकालिए तो 1 2 3 4 आएगा। बी यूनियन ए निकालिए तो भी आएगा 1 2 3 4। तो चाहे ए यूनियन बी निकालिए चाहे बी यूनियन ए निकालिए, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि दो सेट यूनियन पर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि पहले बी, अगर यहाँ लिख लेंगे पहले, यदि ए बी और सी तीन समुच्चय हों तो पहला कि क्या करता है कि ए यूनियन बी निकालिए चाहे बी यूनियन ए निकालिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि यूनियन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अगर हम कह दें पहले बी और सी का यूनियन निकालें फिर ए के साथ निकालें, या पहले ए यूनियन बी निकालें फिर सी के साथ यूनियन करें, तो ये दोनों बराबर आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। यानी कहने का मतलब जैसे इसका एग्जाम्पल लिए उसी तरह अगर मान लीजिए इसमें सी कर देते हैं, सी बराबर मान लीजिए 3 7 कर देते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, सेम टू सेम बी और सी के साथ यूनियन करेंगे, वो करने के बाद फिर ए के साथ करेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे ए और बी का यूनियन करेंगे, फिर उसके बाद सी के साथ यूनियन करेंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों इक्वल आएगा। आप इसको देख सकते हैं। तो अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे कि यूनियन मतलब सम्मिलन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरा, ए यूनियन फाई बराबर ए। देखिए फाई को हम लोग कहते हैं तत्समक, तत्समक अवयव, तत्समक आइडेंटिटी सेट कह सकते हैं, तत्समक समुच्चय। इसका कहने का मतलब होता है कि तत्समक किसी भी समुच्चय का तत्समक समुच्चय क्या होता है, मतलब आइडेंटिटी सेट्स ऑफ सेट्स क्या होता है। आइडेंटिटी सेट ऑफ सेट वो कोई किसी भी समुच्चय में कौन सा समुच्चय का यूनियन कर देंगे कि वही समुच्चय आ जाए। तो केवल फाई इम्पटी सेट ही एक ऐसा समुच्चय है कि किसी भी समुच्चय के साथ यूनियन करेंगे तो वही अवयव आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ सेट ए ऑन ऑपरेशन यूनियन। फाई को ए का तत्समक समुच्चय कहेंगे, किस केस में, यूनियन के सेट, यूनियन के केस में, मतलब सम्मिलन के दो समुच्चयों का सम्मिलन अगर हो तो फाई को किसी भी सेट्स का हम लोग तत्समक समुच्चय कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि ए में कौन सा सेट का यूनियन करेंगे वही सेट आ जाए। अगर ऐसा होता है तो जिस सेट के साथ यूनियन करने से वही सेट आ रहा है उसको हम लोग तत्समक समुच्चय कहेंगे।
अब अगला पढ़ते हैं। तत्समक समुच्चय के बाद एक चौथा आता है आइडोम्पोटेंट ना, वर्गसम नियम। वर्गसम नियम, वर्गसम नियम, वर्गसम नियम, इसको पढ़ते हैं आइडेम्पोटेंट ला। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट में का उसी के सेट के साथ यूनियन करें तो वही सेट आता है। इसी को हम लोग कहते हैं तत्समक वर्गसम नियम। कोई भी सेट ले लें, अपने के साथ ही यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा, आएगा ही। तो अगर ऐसा होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्गसम नियम, यानी कि वर्गसम नियम, यानी कि समुच्चय किसी सेट पर वर्गसम नियम का पालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि कोई भी सेट का स्वयं के साथ यूनियन निकालेंगे तो वही सेट आ जाता है। अगर ये सब चीज़ें अगर होल्ड हो रही है किसी समुच्चय के अंतर्गत तो हम लोग कहेंगे कि समुच्चय का सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साचार नियम का पालन करता है, तत्समक नियम का पालन करता है और वर्गसम नियम का पालन करता है। इन सभी चीज़ों को आप उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग इनको वेन डायग्राम के माध्यम से भी समझने का कोशिश करेंगे। देखिए जैसे कि अब इसको देख लीजिए, अगर ए यूनियन बी है, अगर ए यूनियन बी का वेन आरेख खींचना हो, वेन आरेख खींचना हो तो इसको कैसे खींचेंगे? वेन आरेख खींचते समय सबसे पहले हम एक सार्वत्रिक समुच्चय की कल्पना करते हैं जिसको आयत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले क्या खींचेंगे? आयत। ये क्या है? इसको हम कहेंगे यू। जब भी हम वेन डायग्राम बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय की बात करेंगे और उसको वेन आरेख के द्वारा एक आयत के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब क्या करेंगे? ए है, ए को एक सर्किल के द्वारा दिखाएंगे। अगर बी है तो बी को भी एक सर्किल के द्वारा दिखाएंगे, ए और बी। तो अब कह रहा है कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? ए और बी के कॉमन अवयव को लेते हुए ए और बी के सभी अवयवों को समुच्चय को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। यानी अगर यूनियन को अगर वेन आरेख से अगर दिखाना तो पूरा पोर्शन को आप रंग देंगे, रंग देंगे, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या लेते हैं? ए और बी के सभी अवयवों को लेते हैं। हो सकता है कि कुछ अवयव इसमें कॉमन हो, देखिए कॉमन अवयव इसमें आएंगे तो पूरे अवयव को हम रंग देंगे। तो इस रंगे हुए भाग को ही हम क्या कहेंगे? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बराबर रंगा हुआ भाग, रंगा हुआ भाग या आरेखित भाग, आरेखित भाग। यानी कि वेन डायग्राम बनाते समय ए यूनियन बी में ए और बी के सभी पोर्शन को एकदम कंप्लीटली रेखांकित कर देते हैं। तो वो कंप्लीट रेखांकित भाग ही क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है। देखिए जो सारी चीजें हम अभी ये सब सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। इसका नोट्स इस कंप्लीटली यहाँ लिखा गया है। यदि ए और बी कोई दो समुच्चय है तो ए और बी के यूनियन को हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं और परिभाषित ऐसे करते हैं। ए यूनियन बी में यक्स इस प्रकार से होगा, यक्स ए का होगा और यक्स बी का भी होगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? समुच्चय ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों को सम्मिलित करते हैं जो दोनों में। देखिए ए यूनियन बी, ये वाला जो आसमानी कलर का जो कलर है ये पूरा यही क्या है? ए यूनियन बी है। अगर इसका वेन डायग्राम बनाए तो ए यूनियन बी में आप देख क्या रहे हैं? ये दोनों का जो कॉमन अवयव है वो भी इंक्लूड किया गया है। तो वही चीज लिखा है कि उन अवयवों को सम्मिलित करते हुए जो दोनों में है, और पूरे पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ए यूनियन बी कहेंगे। नोट में अगर यक्स ए यूनियन बी में है तो ये बताएगा, इंप्लाइज करेगा तो यक्स ए में होगा या यक्स बी में होगा। यदि ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बराबर बी होगा। ए यूनियन बी का वेन आरेख को इसे यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखिए इसको भी हम लोग पढ़ लिए।
सम्मिलन के संक्रियाएं, सम्मिलन के संक्रिया के कुछ कुछ गुणधर्म, यानी ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। अगर ऐसा होता है तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ए यूनियन बी फिर सी लें या बी यूनियन सी ए लें तो ऐसा होता था साहचर्य नियम होता है। ए यूनियन फाई बराबर ये, इसको तत्समक नियम कहते हैं। फाई संक्रिया यू का तत्समक अवयव है। अवयव एज ए सेट है, से समुच्चय के रूप में, समुच्चय के रूप में अवयव जो भी है, फाई एक अवयव है लेकिन किस फार्म में, समुच्चय के फार्म में। ए का ए के साथ यूनियन करें तो वही आता है जिसको हम वर्गसम नियम कहते हैं। ए को यू के साथ कहेंगे तो यू आएगा। ये सारी चीज़ें हम अभी बता चुके हैं। सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी को समझना है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए, इसको समझिए पहले। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए बराबर मान लीजिए 1 2 ले लीजिए, बी बराबर 3 4 ले लीजिए। तो आप ए यूनियन बी निकालिए तो क्या आएगा 1 2 3 4। चाहे बी यूनियन ए निकालिए तो भी आएगा 1 2 3 4। 3 4 1 2 लिखिए या 1 2 3 4 लिखिए, ये दोनों केस में, चाहे ए यूनियन बी निकालिए चाहे बी यूनियन ए निकालिए, दोनों केस में ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए आएगा। अगर ऐसा होता है तो क्रम विनिमय नियम होता है। इसी तरह इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। अभी हम इसको जस्ट तुरंत इसके पहले बताए ही थे। अब हम लोग देखिए समुच्चय का सर्वनिष्ठ पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। समुच्चय का सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसके लिए क्या करते हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हों, दो समुच्चय तो इनके इंटरसेक्शन को हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के सर्वनिष्ठ को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यूनियन को क्या था, ऐसे था, इसी का उल्टा कर देंगे तो इंटरसेक्शन आएगा। और ये होता क्या है, इसमें यक्स इस प्रकार से होते हैं कि यक्स बिलोंगिंग टू ए और यक्स बिलोंगिंग टू बी, यानी कि सर्वनिष्ठ निकालें, ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालें तो जो सर्वनिष्ठ आएगा उसमें ए के भी अवयव होंगे और बी का अवयव भी होंगे। जैसे इसको अगर वेन डायग्राम से पहले तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। ए बराबर 1 2 3 4 है, ठीक। बी बराबर मान लीजिए 3 4 5 6 है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या होगा, जो दोनों में ए में भी हो और बी में भी है, कौन सा अवयव है जो ए में भी है और बी में भी है, तो देखिए 3 और 4। एक जो ए में है बी में नहीं है, यहाँ पे 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो वही अवयव लेंगे जो ए और बी में दोनों में है। मतलब यक्स इस प्रकार से होगा कि वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। अब इसी को अगर हम वेन डायग्राम के द्वारा समझाएं, वेन डायग्राम का अगर समझाना हो तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, एक यू बनाते हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते समय हम लोग क्या करते हैं कि यू बनाते हैं। यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम आयत की मदद लेते हैं। अब क्या करते हैं, दो सेट दिया ए, एक सेट ए लिखेंगे, एक सेट बी लिखेंगे। ये ए है, बी है। अगर इसको तो ये वाला पोर्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला पोर्शन। अगर इसमें ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो दोनों में कॉमन है वो इंटरसेक्शन बी। अगर हम बात करें कि ए और बी में कॉमन अवयव क्या है, 3 4, तो 3 4 को आप इसमें रख सकते हैं। देखिए ए और बी का कॉमन पोर्शन यही वाला है ना दोनों में। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में है, ये सॉरी ये दोनों में है, तो इसी को क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। अब अगर इसका लें एग्जाम्पल तो 3 4 यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे।
और बाकी ए में कौन से बचे, 1 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 होगा, इसमें कौन से बचे, 5 6 बचे। यानी कि वेन डायग्राम के द्वारा इसी क्वेश्चन को अगर हम समझाना हो तो एक आयत बनाएंगे जिसके द्वारा यू को दिखाएंगे, फिर एक 2 सर्किल बनाएंगे। सर्किल में दोनों का जो कॉमन अवयव है यही है। ये कॉमन अवयव, ये एक एग्जाम्पल के द्वारा जो कॉमन अवयव है 3 4, तो 3 4 को इसके सर्वनिष्ठ भाग में मतलब कॉमन अवयव भाग में लिख लेंगे। बाकी अब देखिए क्या ए में 1 2 3 4 सब आ गए ना, देखिए 1 2 3 4। बी में 3 4 5 6, देखिए बी वाला ये बी में 3 4 5 6 आ गया। ठीक, तो वेन डायग्राम के द्वारा कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे और नॉर्मल एग्जाम्पल के द्वारा ऐसे करेंगे। अब इसमें भी कुछ गुणधर्म है, जैसे अभी गुणधर्म मतलब समुच्चय के सर्वनिष्ठ पर गुणधर्म, सर्वनिष्ठ पर गुणधर्म। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ए बी का सबसेट है, तो ए और बी का यूनियन क्या होता है, बी होता है। लेकिन अगर हम ए बी का सबसेट है, अब पुनः अगर ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। कैसे होगा देख लीजिए, ए बराबर मान लीजिए 1 2 3, ठीक, और बी बराबर मान लीजिए 1 2 3 4। बी क्या है, ए का सुपर सेट है, यानी ए बी का क्या है, सबसेट है। तो ए बी का सबसेट है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। ए और बी में कौन सा अवयव है जो दोनों में, तो 1 2 3 दोनों में। ये क्या आया है, ये ए ही तो आया, यही तो लिखे हैं। ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे सर्वनिष्ठ पर गुणधर्म। गुणधर्म फिर वही चीज़, पहला हम लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि यदि ए और बी दो समुच्चय लें, उनका इंटरसेक्शन करें, तो चाहे ए और बी का इंटरसेक्शन करें, चाहे बी और ए का इंटरसेक्शन करें, दोनों बराबर आता है। ठीक, दूसरा क्या है, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन करें, फिर ऐसा करने के बाद सी के साथ इंटरसेक्शन करें, या पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करें, फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन करें, ये दोनों बराबर आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम, इसको कहते हैं साहचर्य नियम। अब तीसरा, ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन बराबर फाई। ए और इम्पटी सेट का इंटरसेक्शन क्या हो, इसमें कोई अवयव है ही नहीं, इसमें बहुत सारे अवयव हो सकते हैं। तो ए और बी में कॉमन अवयव की बात कर रहा है, तो एक सेट में बहुत सारे अवयव, एक सेट में कुछ है ही नहीं कि उसको कॉमन दिखाए, कुछ होगा तब ना हम कॉमन अवयव दिखाएंगे, तो इसको हम कहेंगे फाई। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। और चौथा देखिए, किसी भी सेट में किस सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे वही सेट आ जाए, तो स्वयं सेट होगा। यानी इसको कहेंगे ए क्या है, तत्समक अवयव, मतलब किसी भी सेट में कौन सा सेट का इंटरसेक्शन करेंगे वही सेट आ जाए, तो ऐसे अवयव को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी अवयव। यानी कि ए कोई सेट ए ऑन ऑपरेशन इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन की संक्रिया पर कोई भी सेट ए स्वयं का तत्समक अवयव होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी सेट में स्वयं के सेट से ही इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सेट आएगा। ठीक, तो इसको कहते हैं तत्समक अवयव। अब इसी प्रकार से अगर पांचवा ले लें, ए इंटरसेक्शन यूनियन, यहाँ क्या ए यू का सबसेट है, जब ए यू का कोई सेट किसी सेट का सबसेट होता है तो इनका इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट आता है, तो यहाँ पे ए होगा। ठीक, ये सब सारी चीज़ें अभी हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि और दो समुच्चय हो तो इसके सर्वनिष्ठ को इसे प्रदर्शित करते हैं।
ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसको परिभाषित कुछ ऐसे कहते हैं। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, और ए इंटरसेक्शन बी होता क्या, ए और बी के सरोनिस कॉमन अवयव का समुच्चय होता है। अगर हम कहें यदि हम कह दें ए बराबर 1 2 3, बी बराबर कह दें 4 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में कौन सा अवयव है जो दोनों में है। तो कोई भी ऐसा अवयव ए और बी में नहीं है जो दोनों में हो, तो जो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? फाई होगा। यानी कि ए और बी किसी भी कॉमन अवयव से जुड़े हुए नहीं है, मतलब ज्वाइंट नहीं है। ज्वाइंट नहीं है तो क्या है? डिसज्वाइंट है। यानी कि यदि ए और बी इस प्रकार से हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो, तो ए एंड बी आर सेड टू बी डिसज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट सेट कोई समुच्चय ए और बी इस प्रकार से हो कि इनका इंटरसेक्शन निकालें तो फाई आए, तो हम कहेंगे कि ए और बी विसंगीत समुच्चय है। डिसज्वाइंट मतलब विसंगीत समुच्चय है, विसंगीत समुच्चय है। इसका अगर डायग्राम बनाना हो तो क्या करेंगे? एक आयत बनाएंगे, ए को ऐसे लिखेंगे, बी को ऐसे लिखेंगे, ए और बी। ये डायग्राम क्या हो गया? इस डायग्राम से क्लियर है कि ए इंटरसेक्शन बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, यानी ए और बी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, तो ऐसे समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं? डिसज्वाइंट या विसंगीत समुच्चय कहेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए यही चीज लिखा है, यदि ए और बी ऐसे समुच्चय हो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, तो ए और बी को असंयुक्त कहिए, या इसी को हम लोग विसंगीत भी बोलते हैं। विसंगीत कहिए, असंयुक्त कहिए, डिसज्वाइंट कहिए, सब सही है। ए एंड बी आर सेट टू बी डिसज्वाइंट सेट। यक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो हम बताएगा कि यक्स ए में होगा और यक्स बी में होगा। यदि ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा। किसी भी सेट का इम्पटी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो फाई आएगा। किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सेट आएगा। ठीक, ये सब चीजें हो गया। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का आरेख निरूपण देखिए क्या है, ये वाला पोर्शन। ये U है, ये A है, B है। ये वाला पोर्शन जो है पूरे रंग देंगे, यही क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। यानी ए और बी में जो कॉमन अवयव है उसी को इंटरसेक्शन बी से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ए और बी में कोई भी कॉमन अवयव नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ए और बी के इंटरसेक्शन फाई है। यहाँ पे क्या कहेंगे? ए और बी असंयुक्त है, असंयुक्त है मतलब डिसज्वाइंट है। A and B are said to be disjoint set if intersection of A and B equal to empty set यानी कि फाई। A और B को विसंगीत समुच्चय कहेंगे। कब कहेंगे? जब A और B के बीच में कोई भी कॉमन अवयव न मिले, यानी क्या मिले? फाई मिले, एम्प्टी सेट मिले। देखिए कुछ बेन आरेख निरूपण यहाँ पे देखिए क्या है, इसको दिखाया गया है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, हम डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, ये A है, B है, ये C है, A B C। इसको हम लोग जब भी दिखाते हैं आयत में दिखाते हैं, U है। ठीक, इसमें क्या दिखाना? B यूनियन C। B और C का यूनियन क्या होगा? अगर B और C का यूनियन दिखाना हो हमको तो देखिए क्या आएगा? B और C को पूरा रंग दीजिए, B और C को पूरा रंग दीजिए। फिर क्या कह रहा है?
ए के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए। देखिए ए तो ये पूरा है, देखिए बी यूनियन सी है। अब बी यूनियन सी मतलब पीला वाला भाग है पूरा, और ये पीला वाला भाग का ए के साथ कॉमन क्या है? कॉमन यही वाला ना है, ये वाला कॉमन है, ये वाला, ये पूरा रंग दीजिए ऐसे। यही क्या हो गया? बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन। देखिए ये क्या है? यही वाला है, ये वाला देखिए यहाँ पे ये पूरा रंगा हुआ है, यही क्या है? यही है। तो बी यूनियन सी पूरा पीला वाला भाग है, और पीला वाला भाग का ए के साथ कॉमन जो है, ए के साथ मतलब यही वाला ना है, यही है। यही क्या है? बेन आरेख के द्वारा प्रदर्शन है किसका? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। यहाँ पे देखिए क्या है? ए इंटरसेक्शन ए बी सी है, ए और सी का इंटरसेक्शन। ए और सी का केवल ध्यान देना था। देखिए ए ये है, ये क्या है? ये पूरा ए है, ये पूरा सी है, और इसका इंटरसेक्शन यही ना होगा, यही होगा। ठीक, तो बेन आरेख में ए इंटरसेक्शन सी को ये पीला वाला भाग बताएगा, ये पीला वाला भाग जो है यही इंटरसेक्शन बी बताएगा। इसी प्रकार से ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखिए समझने के लिए बना लीजिए, 1 2 3 ए इंटरसेक्शन बी, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी मान लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यही ना होगा, ये वाला, मतलब ये वाला पोर्शन क्या होगा? ये वाला पोर्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये पूरा। अब फिर क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन सी, और ए सी के साथ, ए सी के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा? ये होगा, मतलब ये वाला भी हो जाएगा पूरा। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाले, ये आया था, फिर क्या निकाल रहे हैं? ए इंटरसेक्शन सी। हमारे ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन अब क्या आएगा? ये आएगा। देखिए वाइट वाला जो है, वाइट वाला जो है ए इंटरसेक्शन बी है, लाल वाला के अंदर मतलब ये पूरा ए इंटरसेक्शन सी है। अब इन सब का यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी वाइट वाला था, और ए इंटरसेक्शन सी ये लाल वाला था। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, मतलब ये पूरा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, जो कि देखिए ये यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला दिखाया गया। ठीक, इसको एनसीईआरटी के बुक में आप देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। देखिए ये सब चीज़ें बता दिए, सौरनिष्ठ संक्रिय के कुछ गुणधर्म ये बता दिए। इसको क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। इसको कहते हैं साहचर्य नियम। इसको फाई और यू के नियम कहते हैं, फाई और यू के नियम कहते हैं। इसको वर्गसन नियम कहते हैं, आइडेम्पोटेंट ला या वर्गसम नियम। इसको क्या कहेंगे? वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम क्या कहता है? देखो ए मतलब कि बी इंटरसेक्शन सी पे यूनियन का वितरण ए के साथ, मतलब यूनियन क्या है? ये दोनों में बटा हुआ। कैसे बटा हुआ? देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको कहते हैं वितरण नियम। बताए ये इंटरसेक्शन यूनियन के साथ बटा हुआ है। देखिए यूनियन के साथ बी को और सी को बांट दिया गया, तो इसको कहते हैं वितरण या बंटन नियम। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑन बी एंड सी विथ ए ऑन ऑपरेशन यूनियन।
यानी कि बी और सी पर ए का वितरण नियम संघ के द्वारा, सम्मिलन के द्वारा, तो इसको कहते हैं वितरण नियम। आप इस पे एग्जाम्पल्स लेके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे लेना है ए बराबर 1 2 3, बी बराबर लेना है 3 4 5, सी बराबर लेना है 6 7। आप बी यूनियन सी निकालिए, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आएगा 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, कोई भी फाई आएगा, कोई नहीं 3 आएगा, 3 आएगा। ये हो गया। इसको मान लीजिए कुछ समीकरण 1 मान लीजिए या जो भी मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, अब इसको देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है 3 है। फिर क्या निकालेंगे, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालिए, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालिए, ए और सी में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, फाई है। अब देख क्या करेंगे, अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये एम्प्टी सेट होगा, ये ऐसे होगा, ठीक। तो यहाँ क्या देखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में क्या था 3 यूनियन, इसमें क्या था फाई। तो किसी भी सेट का इम्पटी सेट के साथ, इसको इम्पटी सेट लिखेंगे, यूनियन निकलेंगे तो वही सेट आएगा 3। अब क्या देख रहे हैं, ये और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक। इसको एग्जाम्पल के द्वारा आप देख सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिए इसमें क्या कहते हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो इनके अंतर को ए माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। इसको पढ़ते क्या है, ए अंतर बी, ए डिफरेंस बी। इसको पढ़ते क्या है, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ए अंतर बी। ए और बी कोई दो समुच्चय हो तो ए माइनस बी क्या आता है, ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में ना हो, बी में ना हो। देखिए पहले इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। ए बराबर मान लीजिए हो गया 1 2 3 4, बी बराबर हो गया 3 4 7 8। हमको ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी क्या करा, एक अवयव मिलेंगे, एक वे अवयव मिलेंगे जो बी में ना हो। देखिए एक क्या है, ए में है बी में नहीं है तो वो मिलेंगे। दो क्या है, ए में है बी में नहीं है। अब 3 जो है ए में भी है बी में भी है, 4 ए में भी है बी में। ए माइनस बी में एक अवयव मिलेंगे, वे मिलेंगे जो बी में ना हो। 1 और 2 ए में ऐसे अवयव हैं जो बी में नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए माइनस बी। अब अगर हम बी माइनस ए निकालें, बी माइनस ए का मतलब बी के वे अवयव जो ए में ना हो, तो इसको निकाले बी के वे अवयव जो ए में ना हो। देखिए अब बताइए क्या होगा, बी के कौन सा अवयव है जो ए में नहीं है, 7 8 है, 7 8, ठीक। तो ए माइनस बी में ए का अवयव मिलेंगे जो बी में नहीं है, बी माइनस ए में बी का अवयव मिलेंगे जो ए में नहीं है। अगर हम इसको संकेत रूप में लिखना हो, ए माइनस बी में यक्स इस प्रकार से होगा कि यक्स एक का तो होगा लेकिन यक्स बी का नहीं होगा। यही चीज ने कह रहा है, ए माइनस बी में ए के अवयव मिलेंगे, यक्स इस प्रकार से होगा कि यक्स ए का होगा और यक्स बी का नहीं होगा। देखिए यक्स क्या है, 1 है 2 है,
यक्स 1 और 2 है, ए का तो है लेकिन 1 2 क्या है, बी के नहीं है। तो इसको सिंबल रूप में लिखना हो तो ए माइनस बी बराबर होंगे दोज एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट इन सेट बी, ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं होगा। इसी प्रकार बी माइनस ए अगर सिंबल रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, यक्स इस प्रकार से होगा कि यक्स बी में भी होगा, यक्स बी में तो होगा लेकिन यक्स ए में नहीं होगा। ठीक, देखिए b माइनस में b के वे अवयव जो a में ना हो। देखिए 7 8 क्या है, 7 और 8 दोनों b में है। देखिए b में है, 7 8 दोनों b में है, लेकिन 7 8 लेकिन 7 8 a में नहीं है। तो इसको b माइनस ए को ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग यहां से क्या देख पा रहे हैं, a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू, यहां से हम देख रहे हैं कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए a माइनस बी क्या आया था, 1 2, b माइनस ए बराबर 7 8 आया था। सेट वही था, a और b था। तो a और b माइनस ए दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट, मैंने दो समुच्चयों को अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसके पहले कहा था a यूनियन b बराबर b यूनियन a आ रहा था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस में क्या हो रहा है, a माइनस बी कर रहे हैं तो दूसरा आ रहा है, b माइनस ए कर रहे हैं तो दूसरा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय का अंतर, दो समुच्चयों का अंतर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसके बाद इसको हम अगर वेन डायग्राम के माध्यम से समझें, वेन डायग्राम के माध्यम से अगर समझना हो, ये रहेगा दो समुच्चय का अंतर। अगर इसको हम वेन डायग्राम देखिए क्या करते हैं हम लोग, छोटा सा बनाते हैं। ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। ठीक, ये यू रहेगा, ये जो यू, ये ए है, ये बी है। ठीक, a माइनस बी लिखना है, a माइनस बी लिखना है। तो a माइनस बी लिखना है, तो a माइनस बी क्या होगा, एक वे अवयव जो b में नहीं है, तो यही वाला अवयव ना है जो एक यही पीला वाले भाग हैं जो b में नहीं है, बाकी ये वाला भाग b में चला जा रहा है। तो पीला भाग क्या है, पीला भाग द्वारा रेखांकित भाग, मतलब रेखांकित भाग जो पीला रंग के द्वारा रंगा गया है वही क्या है, a माइनस बी। ठीक, अगर इसी में अगर हमको b माइनस ए निकालना हो तो b माइनस ए का मतलब b के वे भाग जो a में ना हो, ए में ना हो। ठीक, तो ये क्या हो गया, b माइनस ए, मतलब हरा भाग ये हो गया b माइनस ए, और ये हो गया a माइनस बी। पीला वाला भाग a माइनस बी हो गया, हरा वाला भाग b माइनस ए हो रहा। यहाँ देख क्या रहे हैं, a माइनस बी और b माइनस ए क्या है, डिसज्वाइंट है, मतलब विसंगीत। a माइनस बी में और b माइनस ए में कोई अवयव कॉमन नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ b माइनस ए बराबर फाई, यानी कि a माइनस बी और b माइनस ए असंयुक्त है, डिसज्वाइंट है, विसंगीत समुच्चय है। और ये वाला पोर्शन क्या है, a और a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन b है। अगर इसको कोई दूसरा कलर दे दें, मान लीजिए ये दे देते हैं, ये वाला, तो हरा, ये नीला वाला भाग जो भी है, ये नीला वाला भाग क्या है, a इंटरसेक्शन b है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, a माइनस बी मतलब पीला वाला रेखांकित भाग, b माइनस ए वाला हरा वाला रेखांकित भाग,
और ए इंटरसेक्शन बी वाला नीला वाला रेखांकित भाग, तीनों क्या एक दूसरे में कॉमन है? नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ए माइनस बी, बी माइनस ए तथा ए इंटरसेक्शन बी तीनों क्या है? विसंगीत है, डिसज्वाइंट है। क्यों डिसज्वाइंट है? क्योंकि तीनों एक दूसरे में नहीं मिल रहे हैं। ठीक, तो ऐसा इसको कह सकते हैं। इसको अगर हम नंबर के द्वारा दिखाएं, जैसे अगर मान लीजिए यहीं पे लिख दें a बराबर 1 2 3, b बराबर 2 3 4 5। ठीक, तो एक a के लिए सर्किल बनाइए, एक b के लिए सर्किल बनाइए। ठीक, ये u लिख दीजिए, इसको a लिख दीजिए, इसको b लिख दीजिए। तब a माइनस बी में कौन सा अवयव लिखेंगे? a माइनस बी में एक अवयव लिखेंगे जो b में न हो, तो 1 केवल लिखेंगे। ये इस वाले पूरे गोले में केवल हम लोग 1 लिखेंगे। इस वाले में, इस पूरे में हम लोग केवल 1 लिखेंगे। b माइनस ए में b का अवयव है जो a में ना हो, तो 2 3 को हटा दीजिए। इस वाले गोले में 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यानी ये पूरे इस वाले भाग में हम लोग केवल 4 और 5 को लिखेंगे। इस वाले भाग में ये पूरा भाग 4 और 5 का है, और ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला भाग ये 1 का है, 1 का, ये इसके अंतर्गत 1 आएंगे। इसमें क्या आएगा? ए और बी में जो दोनों में कॉमन है 2 3, इसमें आएगा 2 3। ये जो इंटरसेक्शन वाला भाग है ए इंटरसेक्शन बी है। देख रहे हैं ये 1 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, नहीं इसमें, तीनों a माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी परस्पर विसंगीत है, डिसज्वाइंट है। ठीक, और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग। देखिए ये सब चीज़ें हम बता चुके। समुच्चय a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए परस्पर असंयुक्त, डिसज्वाइंट होते हैं। असंयुक्त कहिए, या इसको कह सकते हैं कि असंयुक्त कहिए, विसंगीत कहिए, डिसज्वाइंट कहिए, सब सही है। ठीक, ये सब सारे चीज़ें हम लोग अभी कर चुके हैं। ए माइनस बी में ए के वे अवयव होंगे जो बी में ना हो। अब देखिए एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग। मान लीजिए v बराबर ए ई ओ यू, b बराबर ए आई के यू, तो v माइनस बी क्या होगा? v माइनस बी, v के वे अवयव होंगे जो b में ना हो, तो कौन सा अवयव है? ओ यू नहीं, o केवल होगा, केवल o होगा। ठीक, a इसमें भी है, उसमें भी i भी है, u भी है, तो कुल o होगा। अब b माइनस भी निकालिए, b के वे अवयव जो a में ना हो, तो a है, i है, u भी है, k है, a i u k होगा। ठीक, यही हो जाएगा उदाहरण में, यही होगा। ठीक, अब हम लोग प्रश्नावली 1.4 के अंतर्गत क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म सम्मिलन ज्ञात करें। x बराबर 1 3 5, y बराबर इतना, तो x यूनियन y पूछ रहा है, तो x यूनियन ई में सभी अवयव लिख लेंगे। 1 3 5, 1 3 5 लिख लिए। अब दोबारा 1 नहीं लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे, हो गया। इसी तरह ये भी कर लेंगे, सभी अवयव लिखेंगे, हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तीसरा, x इस प्रकार से x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। b क्या कह रहा है? x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। अगर यहाँ से हम a लिखें, a क्या होगा? x एक प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है। 3 का गुणज क्या होगा? 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। a में ये अगर 3 का गुणज आएंगे। b में क्या कह रहा है?
यक संख्या 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 बस। ए में सभी प्राकृतिक संख्या है जो 3 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर मतलब गुणन, मतलब 3 6 9 12 15। बी में क्या है? वे सभी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। तो हमको निकालना क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आएंगे? ए के तो सभी अवयव आएंगे ही, बी के भी आएंगे। तो पहले बी के लिख लीजिए 1 2 4 5, 1 2 4 5 ए यूनियन बी। तथा या तथा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं या तथा लिख सकते हैं। 3 के गुणज सभी प्राकृतिक संख्या। ठीक, देखिए इसमें से 3 हटा दिए हैं। यहाँ जब लिखें 1 2 4 5 लिखें, 3 नहीं लिखे। 3 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 3 के गुणक इसमें तो आ ही जाएंगे ना। तो ये वाला चीज़ अगर यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ भी कहते हैं कि 3 के गुणक प्राकृतिक संख्या, तो 2 बार हो जाता, 2 बार हो जाता। जबकि समुच्चय का नियम है कि एक अवयव 2 बार नहीं लिखे जा सकते हैं। तो आप ये यूनियन बी में 1 2 4 5 लिखने के बाद या लिख देंगे, फिर लिखेंगे 3 के गुणज सभी प्राकृतिक संख्या। इसमें 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 लिख दिए, यहाँ भी 3 के गुणज कर दिए, तो 2 बार हो जाएगा, जो कि 2 बार अलाउड नहीं है। फिर देखिए चौथा सवाल। चौथा क्या कह रहा है? ए बराबर एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स का मान 1 से बड़ा है, यानी 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। यक्स ए का मान 1 से बड़ा, 6 से छोटा या बराबर है और प्राकृतिक संख्या, तो यही होगा। बी क्या होगा? बी क्या होगा? 6 से बड़ा 10 से छोटा, यानी कि 7 8 9, यही होगा। ठीक, तो इनका यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? सब हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 सब हो जाएगा। ठीक, सब अवयव हो जाएंगे। अब ए बराबर इतना, बी बराबर इतना है, तो ए यूनियन बी बराबर ए ही होगा। क्यों? क्योंकि बी में कुछ है ही नहीं, तो ए और बी का अवयव लिखना है, ए के अवयव लिखना है या बी के अवयव लिखने, तो 1 2 3 लिखें, इसमें है ही नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 चाहे तो। ठीक, चाहो तो 1 2 3 आप लिख सकते हो। ठीक, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा, मान लीजिए ए बराबर ए बी, बी बराबर ए बी सी, तो क्या ए बी का सबसेट है? अगर है तो ए यूनियन बी निकाल। देखिए ए के सभी अवयव बी में है, तो ए बी का सबसेट है, और ए यूनियन बी निकालेंगे तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? बी आएगा। इसको हम अभी थ्योरी पोर्शन में बता चुके हैं। तो ए यूनियन बी इज नथिंग बट ए बी सी। ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए बी का इंटरसेक्शन है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बी होगा। इसको हम पहले बता चुके हैं। ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8, डी बराबर 7 8 9 10। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी निकाल लेंगे आसानी से, ए यूनियन सी भी निकाल लेंगे, बी यूनियन सी भी निकाल लेंगे, बी यूनियन डी भी निकाल लेंगे। क्यों? ये सब चीज़ें आसान है। ठीक, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी एक निकाल दे रहे हैं हम। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के पहले क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालिए। बी और सी के सभी अवयव लिखना, 3 4 5 6, 5 6 इसमें आ गया है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 7 8। बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो क्या करेंगे? ए के और बी यूनियन सी के सभी अवयव, तो पहले 1 2 3 4 ए के लिख लीजिए, 1 2 3 4 लिख लिए। अब सारे बी यूनियन सी के लिखेंगे, तो 3 4 लिखेंगे नहीं, लिखा जा चुका है, तो 5 6 7 8। तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे, पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, फिर ए और बी यूनियन सी के अवयव निकालेंगे, फिर इसी तरह ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन कर लेंगे। कुछ चीज़ें अपने से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।
प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। देखिए ये प्रश्न 1 में सारा चीज का इंटरसेक्शन भी निकालना है। देखिए जैसे x इंटरसेक्शन y निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5वां में कह रहा है कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसके सभी क्वेश्चंस का इंटरसेक्शन मतलब कि सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ निकाल 1 3 5 तीनों में दोनों में कॉमन क्या है 1 और 3। 1 और 3 a में भी है और x में भी है और y में भी है। a बराबर यहाँ ऐसे रहना चाहिए AEIOU, b बराबर ABC। तो दोनों में कौन सा अवयव है जो दोनों में है, तो a इसमें भी है इसमें भी है, E नहीं है IOU बस केवल a होगा। ठीक, इसी तरह तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए x एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणक है। 3 का गुणक है तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। फिर इसमें क्या करें, x प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, 1 2 3 4 5, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या तो यही आएगा। अब इन दोनों में कॉमन अवयव क्या है, यानी कि a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b दोनों में कॉमन अवयव क्या होंगे, इसमें 3 के गुणज है, इसमें से 3 के गुणज निकाल लीजिए, 3 बस 3 ही तो आएगा, यानी इसमें भी 3 के गुणज क्या हुआ है। अब देखेंगे इसमें कौन से 3 के गुणज का हुआ है, 3 के गुणज केवल एक ही है तो इसमें इंटरसेक्शन में 3 आएगा। अब ये a बराबर इसमें क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6, b बराबर क्या आ जाएगा 7 8 9, दोनों में कोई कॉमन अवयव है ही नहीं, तो a इंटरसेक्शन b बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 5 हो गया। अब देखिए 5वां समान a बराबर ये b बराबर ये, तो दोनों में इंटरसेक्शन निकालना हो, a और b में कोई अवयव है ही नहीं कि हम दिखा सके कि a के साथ उसका कॉमन है, तो b में कोई अवयव है ही नहीं जिसको दिखा सके कि a में उसका कॉमन अवयव मिल रहा है, तो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में a बराबर 3 5 7 9 11, b बराबर ये, c बराबर ये, d बराबर ये। तो बारी बारी से आप a इंटरसेक्शन b भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। ये काम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चूँकि मान लीजिए कि बता देते हैं इसको, पहले इसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए निकालना है तो पहले a यूनियन d निकालेंगे, a यूनियन d निकालेंगे। a यूनियन d में क्या आएगा a और d के सभी अवयव, तो पहले a का लिख लीजिए 3 5 7 9, फिर d के लिखिए 15 17, फिर क्या निकालेंगे, कहाँ 11 11 है, मतलब a यूनियन d में a और d के सभी अवयव लिखेंगे, लिख दिया गया है। फिर क्या निकालेंगे b यूनियन c निकालेंगे, b यूनियन c मतलब b और c के सभी अवयव। तो पहले b के लिख लीजिए 7 9 11 13, फिर c का 11 13 15, 11 13 लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, दोनों में सर्वनिष्ठ पूछ रहा है, या निकालेंगे, यहाँ नीचे लिख लीजिए a यूनियन d और b यूनियन c में कॉमन अवयव। तो कॉमन अवयव क्या होंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए a यूनियन d और b यूनियन c में सर्वनिष्ठ पूछ रहा था। देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 आ जाएगा, 7 9 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, बस, और कितना, हाँ 11 भी आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए, फिर भी कोई दिक्कत होता तो कमेंट कर कीजिए। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन,
x एक प्राकृतिक संख्या, bx एक सम प्राकृतिक संख्या, c एक विषम प्राकृतिक संख्या, d एक अभाज्य संख्या। तो निम्नलिखित का मान, पहले तो हम लोग a ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग a b c सब फाइंड करते हैं। a बराबर क्या आएगा, एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश, ठीक। b निकालिए, b क्या कह रहा है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन। सी क्या कह रहा है, एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या आएगा, 1 3 5 7 9 इत्यादि। फिर डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना। पहला क्या कह रहा है, ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी में क्या कॉमन अवयव है, ये सभी प्राकृतिक संख्या, ये सम प्राकृतिक संख्या। तो दोनों में अगर इस सम वाला लिख दें, ये क्या करें, ए बी का सबसेट है। ए बी चूंकि सॉरी बी ए का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, यानी बी के सभी अवयव ए में आ जाएंगे। तो बी ए का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो क्या निकालेंगे, छोटा वाला चीज निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 4 6 8, यानी ये आएगा क्या, बी आएगा। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी आएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बी ए का इंटरसेक्शन है, बी ए का सबसेट है। जब हम पहले बताए थे कि बी ए का सबसेट है, तो बी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, बी आएगा। पहले ऐसा चीज़ हम कर चुके हैं, ठीक। वैसे भी कर सकते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या है, इसमें सभी प्राकृतिक संख्या, ये केवल सम प्राकृतिक संख्या। तो सम प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या में मिल ही जाएगा ना, तो बी वाला टोटल ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। इसी प्रकार ए और सी का इंटरसेक्शन कह रहा है, तो ए सभी प्राकृतिक संख्या, ये विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर सभी विषम प्राकृतिक संख्या, सभी विषम प्राकृतिक संख्या आएगी, प्राकृत संख्या, यानी ये क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कौन सा कॉमन है, तो सभी अभाज्य संख्या आएंगी। ए इंटरसेक्शन डी में सभी अभाज्य संख्या आएंगी, अभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या मतलब डी। देखिए क्या कर रहा है, ए और डी में कॉमन पूछ रहा है, मतलब ए में सभी प्राकृतिक संख्या, डी में सभी अभाज्य प्राकृतिक संख्या। तो अभाज्य प्राकृतिक संख्या ए में आ ही जाएगी ना, तो अब बाकी इसमें ज़्यादा होंगे उसको मतलब नहीं है, तो यानी ये सभी इसमें ए में कॉमन मिल जाएंगे। तो यानी ए इंटरसेक्शन डी बराबर डी। इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब देखिए, बी सभी सम प्राकृतिक संख्या, सी कभी विषम प्राकृतिक संख्या है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, 5 होगा। क्योंकि सम प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, और विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो बी और सी में कोई भी कॉमन अवयव, यानी बी और सी का सर्वनिष्ठ 5 मिलेगा। फिर क्या पूछ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी में सम संख्या है, डी में अभाज्य संख्या है, तो बी इंटरसेक्शन डी। हम ये भी जानते हैं कि सारी अभाज्य संख्याएं 2 को छोड़ करके विषम ही होती हैं। तो अगर इसमें सारे विषम संख्याएं मिलेंगी केवल 2 को छोड़ करके, या 2 बी में भी मिल जाएगा, तो बी इंटरसेक्शन डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 होगा। केवल एक ही अवयव आएगा। ऐसा इसलिए आ रहा है कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याओं का सेट है, ये सम संख्याओं का सेट है, तो केवल 2 ही ने दोनों में कॉमन मिलेगा। फिर सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन अवयव, यानी सी में क्या है, सभी विषम है, इसमें सभी अभाज्य है, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी इंटरसेक्शन डी में कॉमन अवयव की बात करेंगे 3 5 7, सी इंटरसेक्शन जी में मतलब कि 3 5 7 सभी अभाज्य विषम संख्याएं मिलेंगे, सभी अभाज्य विषम संख्याएं मिलेंगी। देखो सी और डी में कॉमन अवयव, देखिए इसमें सभी विषम संख्या हैं, इसमें अभाज्य विषम संख्या है,
चूंकि अभाज्य संख्याएं केवल 2 को छोड़ करके सभी विषम संख्या होते हैं, तो अगर हम लिख दें कि सभी अभाज्य संख्या जो विषम है, इसमें मिल ही ना जाएंगे, विषम संख्या में मिल ही जाएंगी, तो मिल जाएंगी, तो सी इंटरसेक्शन डी में हम केवल इतना लिख देंगे सभी अभाज्य विषम संख्या है, तो ये सी और डी का इंटरसेक्शन मिल जाएगा। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन सा युग्म असंयुक्त है, मतलब डिसजॉइंट सेट पूछ रहा है। असंयुक्त है मतलब पूछ रहा है विसंगीत, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए पहले 1 2 3 4 तक देखिए, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ पे एक प्राकृतिक संख्या है, इसमें अगर हम लिखना चाहें तो क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 4 से बड़ा 4 के बराबर, 5 आएगा, 6 से छोड़ा, तो इस दोनों ये क्या 1 2 3 4 है, इसमें 4, इसमें 4 है, इसमें भी 4 आ गया, तो ये वाला विसंगीत नहीं है। ठीक, विसंगीत होने के लिए क्या चाहिए, इसमें और इसमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख ले 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो विसंगीत नहीं है। ए ई आई ओ यू सी डी ई, देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पे भी ई है, यानी कि दोनों में एक कॉमन अवयव मिल गया, तो ये क्या है, विसंगीत नहीं है, विसंगीत नहीं है, ये विसंगीत नहीं है, क्योंकि ई इसमें भी ए इसमें भी, विसंगीत नहीं है मतलब असंयुक्त है, असंयुक्त नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यक्स एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है मतलब समपूर्णांक का मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप ±2 ±4 ±6 एंड सो ऑन। ये करा एक यक्स जो विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है तो ±3 ±5। देखिए ये सभी समपूर्णांक है, ये सभी विषम पूर्णांक है। समपूर्णांक तभी है क्योंकि वो 2 से विभाजित हो जा रहा है, ये विषम पूर्णांक तभी है जब 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कह सकते हैं इसमें और इसमें कोई भी कॉमन अवयव नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों डिसजॉइंट है, असंयुक्त है। ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, डी बराबर इतना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक आंख हम कर दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा। कोई सा मान लीजिए a - c निकालना है, a - c, तो क्या लिखेंगे, एक वे जो c में ना हो। देखिए 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो लिख लेंगे। 6 इसमें भी है, इसमें भी है। 9 देखेंगे, 9 इसमें नहीं है। एक वे अवयव लिखना है जो सी में नहीं है, 9 इसमें नहीं है, लिख लिए। 12 इसमें है, इसमें भी है। 15 इसमें है, इसमें नहीं है, 15 लिख लेंगे। 18 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 18 लिख लेंगे। 21 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 21 को भी लिख लेंगे। a - c में a के अवयव होंगे जो c में नहीं होंगे। देखो 3 a में तो है, c में नहीं है। 9 a में है, c में नहीं है। 15 a में है, c में नहीं है। 18 a में है, c में नहीं है। 21 a में है, c में नहीं है। इसी प्रकार से d - a निकालना हो तो d के वे अवयव होंगे जो a में नहीं होंगे। बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, आसान है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। a बराबर ABCD और y बराबर FBDG, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये भी वैसे हो जाएगा, x - y। x - y का मतलब ये x के वे अवयव जो y में ना हो। a इसमें है, इसमें नहीं है, लिख लो। b इसमें है, इसमें भी है, इसको नहीं लिखेंगे। c इसमें है, इसमें नहीं है, लिख लो। d इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। x - y में x के वे अवयव मिलेंगे जो y में न हो। a x में है, y में नहीं है। c x में है, y में नहीं है, लिख लेंगे। इसी तरह y - x क्या होगा, y - x मतलब y के अवयव मिलेंगे जो a में न हो, d f g मिलेंगे। और इसी तरह x इंटरसेक्शन y निकालना हो तो दोनों में कॉमन अवयव क्या होगा, x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन अवयव क्या मिलेगा, d मिलेगा और b मिलेगा, b और d। और बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। 10 अभी हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का पूरा, कितना बढ़ेगा, बाप रे बड़ा चैप्टर हो गया।
समुच्चयों का अब अगला पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं, समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर इसको इस चैप्टर से अलग करने में थोड़ा दिक्कत होगी, समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इसको आज यहीं फिनिश कर लेते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? देखिए ए कोई सेट हो, ठीक, तो किसी भी सेट का हम जब भी पूरक समुच्चय निकालते हैं तो तुरंत उसके साथ उसका सार्वत्रिक समुच्चय आता है। यानी कि अगर हम ए का कंप्लीमेंट निकालना हो, पूरक समुच्चय निकालना हो, तो यू को होना अत्यंत जरूरी है। यानी कि ए इज एनिस, ए कोई समुच्चय है तथा यू सार्वत्रिक समुच्चय है, समुच्चय हो। किसी भी सेट का जब भी कंप्लीमेंट निकालिए, पूरक समुच्चय निकालिए, तो उसका यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल होना चाहिए मतलब ए विल बी द सबसेट ऑफ यू एंड यू इज द सुपरसेट ऑफ ए। ए के सापेक्ष यू क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय, तो ए पक्का है यू का सबसेट होगा। तो ए कोई समुच्चय, यू सार्वत्रिक समुच्चय है ए का। तो ए के पूरक समुच्चय को हम लोग ए डैश या ए सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसको परिभाषित कैसे करते हैं? यू माइनस ए से। यानी कि ए डैश, ए के पूरक समुच्चय में यू के अवयव आएंगे जो ए में ना हो। यू मतलब यू के वे अवयव जो ए में ना हो, या इसी को अगर संकेत रूप में लिखें तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू यू बट मतलब लेकिन यक्स ए में नहीं होगा। ठीक, एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक, ए बराबर मान लीजिए 1 2 3, यू बराबर ले लीजिए 1 2 3 4 5। ए के लिए यू क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। क्यों? क्योंकि ए यू का सबसेट है। अब हमको निकालना है ए डैश, यानी कि ए का पूरक समुच्चय। ए डैश मतलब ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय क्या होगा? यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब यू के वे अवयव जो ए में ना हो, तो कौन सा अवयव आएंगे? 4 और 5। ठीक, अब एक चीज यहां से देखिए, स्पष्ट है कि अगर जो अवयव ए में है वो ए डैश में नहीं है। यानी यहां से कह सकते हैं कि अगर यक्स कोई अगर ए में है तो ये बताएगा मतलब इंप्लाइज करेगा कि यक्स ए डैश में, मतलब इसके पूरक में नहीं होगा। देखिए यहाँ स्पष्ट है, 1 2 3 ए में है, लेकिन क्या 1 2 3 ए डैश में है? इसके पूरक में है? नहीं है। तो या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि यक्स कोई ए डैश में है तो ये बताएगा कि इसके सेट में नहीं होगा, ये बताएगा। देखिए ए डैश में 4 5 है, तो क्या ए में है? इसके सेट में है? नहीं है। तो ये दोनों को अगर हम कंबाइंड रूप में लिखें तो यक्स बिलोंगिंग टू ए इंप्लाइज करेगा कि यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए डैश, और यक्स अगर ए डैश में नहीं है तो कहाँ होगा? ए में होगा। दोनों तरह से सही है। अगर यक्स कोई, इसका यक्स कोई ए डैश में नहीं है, इसमें नहीं है इस यक्स, तो कहाँ होगा? यक्स ए डैश में नहीं है तो कहाँ होगा? ए में होगा। देखिए यक्स अगर ए डैश में है तो यक्स ए में, चलिए इसको ऐसे समझिए कि यक्स ए में है तो ए डैश में नहीं होगा, मतलब यक्स किसी सेट में है तो उसके पूरक समुच्चय में नहीं होगा। यदि यक्स किसी के सेट के पूरक समुच्चय में है तो उस सेट में नहीं होगा। ये एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? ये देखिए यू हो गया, ये ए हो गया। ठीक, ए हो गया, तो हमको ए डैश निकालना है। ए डैश का मतलब यू माइनस ए।
यू के वे अवयव जो ए में ना हो, ए के बाहर का अवयव जितने भी मिले, ए को छोड़ करके, मतलब कह ले ये वाला पूरा जो ये रेखांकित भाग है ए डैश है, यानी ए को छोड़ करके यू के सभी अवयव, यही वेन डायग्राम के द्वारा ए के कंप्लीमेंट को दर्शाया गया है। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये सारी चीज़ें लिखा गया है। ए डैश बराबर यू माइनस ए, बी डैश बराबर ए। यहाँ से स्पष्ट है कि यक्स ए में होगा तो ए डैश में नहीं होगा, अगर ए डैश में होगा तो यदि ए डैश में होगा तो इसके ए में नहीं होगा, ये हम बता दिए। नोट में कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, किसी भी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो ए ही आएगा। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए। ए बराबर 1 2 3, अगर यू बराबर लिख दें 1 2 3, यहाँ 2 ही कर दीजिए। तो आप पहले निकालिए ए डैश, ए डैश का मतलब यू माइनस ए, यू माइनस ए मतलब 3 आएगा, यू के भी है जो ए में ना हो। फिर ए डैश का डैश निकालिए, ए डैश का डैश माने कंप्लीमेंट ऑफ द कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो ए डैश के वे अवयव जो यू में ना हो, ए डैश के वी अवयव जो ए में ना हो, तो क्या आएगा? नहीं, ए डैश डैश का मतलब यू माइनस ए डैश, इसका मतलब यही नहीं हुआ, यू माइनस यहाँ पे ए डैश, तो यू के वे अवयव जो ए डैश में ना हो, तो यू के कौन सा अवयव है जो ए डैश में ना हो? 1 2, 1 2, ये क्या आ गया? फिर से ए आ गया। यानी कहने का मतलब कि किसी सेट का पूरक समुच्चय निकालिए, फिर उसका पूरक समुच्चय निकालिए, तो वही सेट दोबारा मिल जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? यदि ए का सार्वत्रिक समुच्चय यू का उप समुच्चय है तो इसका पूरक ए डैश भी यू का उप समुच्चय होगा। ए का सार्वत्रिक समुच्चय यू का उप समुच्चय है, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं, ए का सार्वत्रिक समुच्चय यू का उप समुच्चय है। ए का समुच्चय मान लीजिए 1 2 है, इसका सार्वत्रिक समुच्चय मान लीजिए बी है, 1 2 3, तो कह रहा है ए का सार्वत्रिक समुच्चय यू का उप समुच्चय है, मान लीजिए यू है यहाँ पे 1 2 3 4। क्या कह रहा है? ए का सार्वत्रिक समुच्चय मतलब बी ए के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा, क्यों कि ए के सभी अवयव बी में है, बी ए का अधिसमुच्चय है, तो ए का सार्वत्रिक समुच्चय यू का भी उप समुच्चय, ये देखिए इसका भी उप समुच्चय है। ठीक, ए का सार्वत्रिक समुच्चय ये हो गया और ये इसका उप समुच्चय है, तो क्या कह रहा है? इसका पूरक ए डैश, इसका पूरक ए डैश मतलब इसका पूरक ए का पूरक ए डैश बराबर क्या होगा? 3 होगा। ए का तो इसका पूरक ए डैश भी यू का एक उप समुच्चय होगा। देखिए ये क्या होगा? यू का एक उप समुच्चय नहीं हो गया? हो गया। कहने का मतलब ए का कोई सार्वत्रिक समुच्चय हो और वो यू का सबसेट हो, तो ए का सार्वत्रिक समुच्चय भी यू का सबसेट होगा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, अब देखिए डिमोर्गन्स का नियम, कुछ देखिए नियम्स हैं। डिमोर्गन का नियम क्या कहता है कि ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा नियम कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश, डैश मतलब पूरा क्या होगा? ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए जब यूनियन का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ इंटरसेक्शन हो जाता है, और इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट मतलब पूरक निकालेंगे तो यहाँ पे यूनियन हो जाता है। इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए ए बराबर 1 2 ले लीजिए, बी बराबर 3 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, यू ऐसा ले लीजिए कि 1 2 3 4। अब इसको आप एग्जाम्पल के द्वारा ये लेकर के समझने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम आगे के वीडियो में इसको हम लोग फिर से चर्चा कर लेंगे। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यू ये दोनों क्या है? डिमोर्गन्स लॉ है। इसके अलावा भी
इसके अलावा भी डिमोर्गन्स के कुछ नियम है, उसको हम बता दे रहे हैं। ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसको तीसरा लिख लीजिए, इसको चौथा लिख लीजिए। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो गया ए माइनस। ये भी डिमोर्गन्स का नियम है जो कि आपकी किताब में नहीं दिया, इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। चूंकि ये सब जाने रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने में हमको मदद मिलेगी। यानी कि यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा और बाकी माइनस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन हो जाएगा और ए दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम ए यूनियन ए डैश निकालें तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। देख लीजिए, इसको वेन डायग्राम से समझ लीजिए। ये यू है, ये ए है, ये ए है। ए का कंप्लीमेंट क्या होता है, इसके बाहर होता है। ए का पूरक समुच्चय क्या आएगा, ए से बाहर के जितने भी हैं वो सब ए का पूरक समुच्चय आएगा। ए का पूरक समुच्चय और ए को यूनियन निकाल दीजिए तो पूरा यू तो मिल ही जाएगा ना, तो वही चीज़ कह रहा है। अब ए को उसके कंप्लीमेंट से इंटरसेक्शन करिए। देखिए ए है, इसका कंप्लीमेंट ये है, तो इसमें और ये में कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है तो फाई हो गया। ठीक, अब यू फाई डैश बराबर यू, फाई डैश का मतलब क्या होता है, यू माइनस फाई। ठीक, सॉरी, फाई डैश का मतलब हाँ यू माइनस फाई। यू के वे अवयव जो फाई में ना हो, फाई में कुछ है ही नहीं है कि हम ले सकें यू के अवयव, तो यू के सब तो क्या आ जाएगा, यू ही आ जाएगा। यू के सभी अवयव हैं जो फाई में नहीं होंगे, यू के सभी अवयव हैं जो फाई में नहीं होंगे तो यू ही आएगा। अब यू डैश निकालिए, यू डैश का मतलब यू माइनस यू, यू डैश का मतलब यू माइनस यू। यू के मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के सभी अवयव जो यू में नहीं है, तो ये तो सभी अवयव यू में मिलेंगे। अब कह रहा है कि यू के सभी अवयव जो यू में नहीं है, संभव ही नहीं है कि यू के सभी अवयव यू में ना हो, चूंकि यू ही यू है तो ये क्या आ जाएगा, फाई आएगा। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि ये सब चीज़ें जो भी थ्योरी पोर्शन है और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है समझ में आए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। कुछ पढ़ाने में अगर कमजोरियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको बताइए, हम आगे के वीडियोज़ में उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा सा हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो के माध्यम से निःशुल्क रूप से भला हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।